नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां कहानियां आपकी सोच बदल देती है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते रहते हैं कि हमारे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। बिल्कुल आरके, हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हम जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। हम ओरिजिनल पैदा हुए हैं, फिर कॉपी बनकर क्यों जिए। आज की हमारी किताब इसी आत्मविश्वास को जगाने वाली है। हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की बेस्ट सेलर आप खुद ही बेस्ट हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता अपने आप को पहचानने में है, न कि दूसरों जैसा बनने में। तो चलिए अपनी खूबियों से धूल हटाते हैं और जानते हैं कि क्यों और कैसे आप खुद ही बेस्ट हैं। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस किताब से कुछ खास बातें निकालें, जैसे खुद को कैसे समझें, अपनी मुश्किल भावनाओं से कैसे निपटें, और जिंदगी को थोड़ा और संतोषजनक कैसे बनाया जाए। हाँ बिल्कुल, ये सब उनके अपने तजुर्बों से निकली बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। जरूर। तो खेर एक बड़ी बुनियादी सी बात से शुरू करते हैं कि हम सब दुखी हैं, बस तरीके अलग अलग हैं। हाँ, ये कुछ टॉलस्टॉय की तरह है ना, कि हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। बिल्कुल, और हमें अक्सर ये वहम होता है कि अरे बहुत सारा पैसा आ जाए तो बस सारी दिक्कतें खत्म। हाँ, ये सोच तो आम है, पर क्या वाकई ऐसा है? खैर भी यही सवाल उठाते हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट या ब्रुनेई के सुल्तान, क्या ये सबसे सुखी लोग हैं? शायद नहीं। उनकी चिंताएं अलग होंगी, पर होंगी जरूर। हाँ, चिंताएं तो होती ही है, चाहे किसी भी स्तर पर हो। और ये जो रिटेल थेरेपी है, मतलब दुखी हुए और शॉपिंग करने निकल पड़े। ओ हाँ, वो तो आजकल बहुत है। उसका असर कितनी देर रहता है? थोड़ी देर। बिल्कुल। असली खुशी तो शायद अंदर से ही आती है, बाहर की चीजों से नहीं। और ये हमें उस पुरानी सीख की तरफ ले जाता है, खुद को जानो। हाँ, सुकरात वाली बात। सदियों पुरानी है, पर आज भी उतनी ही सही। अगर हम खुद को ही नहीं जानेंगे तो क्या होगा? तो फिर करियर में कंफ्यूजन, रिश्तों में प्रॉब्लम, जिंदगी के फैसलों में गड़बड़, यही सब होता है। खैर, एक तरीका बताते हैं, एक तरह का मानसिक आईना रखने का। हाँ, मतलब ईमानदारी से खुद को देखो, पूछो कि मैं दुखी क्यों हूँ, क्या वजह है, लिस्ट बनाओ। अच्छा, ये एक तरह से खुद को स्वीकारना हुआ है ना, अपनी अच्छाई बुराई सबके साथ। बिल्कुल, अपने व्यक्तित्व को स्वीकारें, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, मुखौटे पहन लेते हैं। हाँ, दूसरों को दिखाने के लिए, या शायद आत्मविश्वास की कमी से। सही कहा। जीन एंड ऑयल के नाटक बेकेट का जिक्र भी करते हैं वो, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुखौटा ही असली चेहरा बन जाए। हाँ, वो बिजनेस क्लास वाली बात भी दिलचस्प है। लोग कैसे एक बनावटी गंभीरता ओढ़े रहते हैं। वो भी शायद एक तरह का मुखौटा ही है। और इन मुखौटों के साथ साथ एक और चीज है, तुलना, दूसरों से अपनी तुलना करना। ओह, ये तो बहुत बड़ी वजह है दुख की। खेर खैबी कहते हैं, तुलना दुख का कारण है। हम हमेशा खुद को दूसरों से नापते रहते हैं, और कई बार तो दूसरों को जलाने के लिए चीजें बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। हाँ, होता है ऐसा। खेर की सलाह बड़ी प्रैक्टिकल है इस मामले में। क्या? कि वो जो अखबारों में लाइफस्टाइल वाले पन्ने होते हैं, या सोशल मीडिया पर जो चमक दमक दिखती है, हाँ, उसे देखकर दुखी मत हो, वो पूरी तस्वीर नहीं होती। सही बात है। वो कहावत भी तो है, जूतों के लिए रोने वाली। हाँ, कि मैं जूतों के लिए रोता रहा जब तक बिना पैरों वाले इंसान को नहीं देखा। ये हमें अपनी जरूरत और लालच में फर्क सिखाती है। गांधी जी वाली बात भी याद आती है। कौन सी? कि दुनिया में सबकी जरूरत के लिए काफी है, पर किसी एक के लालच के लिए नहीं। बिल्कुल सही। जरूरतें पूरी हों, पर लालच का क्या अंत है। तो खुद को समझने और तुलना से बचने के बाद आती है भावनाओं की बारी, खासकर गुस्सा। हाँ, गुस्सा। खैर, कहते हैं क्रोध पर नियंत्रण। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसके असर बहुत गहरे होते हैं। सेहत पर तो होते ही हैं, हाई बीपी, दिल की बीमारियां, पता नहीं क्या क्या। बिल्कुल। खैर, दो बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं इससे निपटने के। अच्छा, क्या है वो? पहला, गहरी सांस लेना, लेकिन सीने से नहीं, पेट से, जैसे जेम्स गॉर्डन बताते हैं। पेट से? उससे क्या होता है? उससे हार्ट रेट धीमी होती है, बीपी कम होता है, मन शांत होता है। अच्छा, और दूसरा तरीका? 50 से उल्टी गिनती गिनना। 50 से उल्टी? ये कैसे काम करता है? जब आप गिनती गिनते हैं तो आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है, और गुस्से का जो उबाल है वो थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। ये दिलचस्प है, ट्राई करने जैसा है। गुस्से के अलावा एक और मुश्किल भावना है, असंतोष। हाँ, मतलब कभी खुश ना होना। खैर, तो इसे सीधे सीधे बीमारी कहते हैं। बिल्कुल। असंतोष एक बीमारी है, और इससे निपटने का उनका तरीका है पॉजिटिव बेंचमार्किंग। पॉजिटिव बेंचमार्किंग, ये क्या है? मतलब अपने परेशानियों की तुलना उन लोगों से करना जो हमसे ज्यादा मुश्किल में है।
जैसे? मान लीजिए कोई परेशान है कि आज काम वाली नहीं आई या ड्राइवर लेट है। हाँ, ये तो आम शिकायतें हैं। तो खैर कहते हैं जरा उन लाखों लोगों का सोचिए जिनके पास साफ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाना तक नहीं है। नजरिए का फर्क है। ये नेगेटिव बेंचमार्किंग से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, नेगेटिव में हम अपने से बेहतर लोगों को देखकर कुढ़ते हैं, इसमें हम अपनी स्थिति के लिए शुक्रगुजार होते हैं। सही। और फिर आता है डर, शायद सबसे कॉमन भावना। हाँ, डर तो सबको लगता है। खैर कहते हैं डर का सामना करें और उससे लड़ें। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भय हमारी इंद्रियों को सुन्न कर देता है। और आखिरी में भय को जाने दें। ये तीनों बातें जुड़ी हुई हैं। डर किसी को नहीं छोड़ता है ना। अमीर को अपनी दौलत का डर, गरीब को गरीबी का। बिल्कुल। खैर अपना खुद का किस्सा बताते हैं। सारांश की सफलता के बाद वो लगभग दिवालिया हो गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। फिर उन्होंने वो अपना शो किया, कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो उनके लिए एक तरह का कथारसिस था। अपने डर, अपनी नाकामियों को सबके सामने रखना। इससे हिम्मत मिलती होगी, है ना? डर का सामना करने से। बिल्कुल। और एक तरीका है डर को तर्क से देखना, खुद से पूछना क्या ये वाकई सबसे बुरी चीज है जो हो सकती है। हाँ, डर हमारी सोच को भी बिगाड़ देता है, इंद्रियों को सुन्न कर देता है। जैसे कोई लूटपाट का शिकार हुआ हो, हाँ, तो डर के मारे उसे लुटेरा असल से ज्यादा खतरनाक लग सकता है। तो इस डर के पर्दे को हटाना जरूरी है, अपने अंदर की और बाहर की दुनिया को जोड़ने के लिए। बिल्कुल। डर को संभालने की बात हमें विचारों की तरफ ले जाती है, विचारों की ताकत। हाँ, विचारों पर नियंत्रण। खेर इस पर बहुत जोर देते हैं। विचार तो दोधारी तलवार जैसे हैं। लियोनार्डो दा विंची भी बना सकते हैं और हिटलर भी। सही कहा। दलाई लामा का वो कोटेशन बहुत अच्छा है इस बारे में। कौन सा? विचारों से किस्मत तक वाला। हाँ, विचार, शब्द, कर्म, आदत, चरित्र और फिर किस्मत, पूरा साइकिल है। और नेगेटिव विचार, वो तो सीधे डिप्रेशन से जुड़े हैं। बिल्कुल। खेर का सुझाव है कि जब ऐसे बुरे ख्याल आएं तो जानबूझकर खुशी वाले पल याद करो। अच्छी यादों में खो जाना। विचारों पर काबू पाने के साथ साथ एक और जरूरी चीज है, हम हालात पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, मतलब हमारी प्रतिक्रिया। खैर, इसे पुनर्विचार करें और सीखें कहते हैं। हाँ, और यहाँ वो अपने पिता का उदाहरण देते हैं। वो स्कूल में फेल हो गए थे। हाँ, और उनके पिता ने डांटने की बजाय गले लगा लिया था। सोचिए उस बच्चे पर कितना पॉजिटिव असर हुआ होगा। ये स्टीफन कॉवे के 90-10 रूल जैसा है। 90-10 रूल वो क्या है? कि जिंदगी में 10% चीजें तो बस हो जाती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। लेकिन बाकी 90% इस पर निर्भर करता है कि हम उन 10% पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, वो कॉफी गिरने वाला उदाहरण शायद इसी का है। हाँ बिल्कुल। कॉफी गिरी 10%। हाँ, अब आप चिल्लाए, लड़े, दिन खराब किया, ये 90%। बिल्कुल। आपकी प्रतिक्रिया, या शांत रहें, शर्ट बदली और आगे बढ़ें, ये भी 90% आपकी प्रतिक्रिया। मतलब हमारा दिन, हमारी जिंदगी काफी हद तक हमारे हाथ में है। काफी हद तक, हाँ। और ये रिएक्शन का चुनाव ये वर्तमान में जीने से जुड़ा है ना। हाँ, वर्तमान में जिए और अतीत को विस्मृत करें। हम अक्सर या तो बीते कल में अटके रहते हैं, काश ऐसा होता, या आने वाले कल की चिंता करते हैं। बिल्कुल। जबकि असलियत तो सिर्फ अभी है। साहिर का वो गाना याद है? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हाँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आज जो करेंगे वही तो कल बनेगा। या माइंडफुलनेस या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है जो कर रहे हो उसी में पूरी तरह मौजूद रहो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, बात कर रहे हो तो सुनो। ओग मैंडेनो की वो बात भी कितनी असरदार है। इस दिन को ऐसे जिए मानो ये आपका आखिरी दिन हो। हाँ, हर पल की कीमत समझना। और यादें, उनकी भी अपनी ताकत है, खासकर जब मन उदास हो। परिचित उदासियों से निपटना, खुशी के दिन याद करना, पुरानी तस्वीरें देखना। खेर कहते हैं कोडेक यादें बेचता था। सही है, अच्छी यादें मूड बदल देती हैं। लेकिन सिर्फ सोचना या महसूस करना काफी नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है। तैराकी नहीं आती। सही बात, पानी में उतरना ही पड़ता है। वो साधु और चेले वाली कहानी भी यही सिखाती है। कौन सी? वो टोकरी वाली? हाँ, जिसमें छेद थे। साधु ने कहा पानी लाओ, चेला लाया, पानी बह गया बार बार। वो निराश हो गया होगा। हाँ, पर साधु ने कहा टोकरी को देखो। लगातार पानी से धुलते धुलते वो गंदी टोकरी साफ हो गई थी। वाह, मतलब कोशिश बेकार नहीं जाती, भले ही फौरन नतीजा न दिखे, वो हमें अंदर से बदलती है। बिल्कुल। और ये बदलाव, ये जिंदगी का नियम है, परिवर्तन का नियम। और इससे डरना नहीं चाहिए, परिवर्तन से न डरें। क्योंकि बदलाव तो होके रहेगा। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, आज की दुनिया की हकीकत है। टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर, हाँ, सब चले गए, तकनीक बदल गई। संदेश साफ है,
अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। मिड लाइफ क्राइसिस भी शायद इसी बदलाव से कतराने का नतीजा है। काफी हद तक। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को बदलते रहें, नया सीखते रहें, री इन्वेंट करें। जैसे कोई रिटायर होके टीचर बन जाए या खेती करने लगे। हाँ, लेकिन बदलाव समझदारी से हो। परिवर्तन को स्वीकार करें, परंतु बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ। मतलब सिर्फ बदलने के लिए नहीं बदलना है, अपने मूल उसूलों को पकड़े रखना है। बिल्कुल, जड़ों को नहीं छोड़ना है। बदलाव के साथ साथ अपनी कीमत समझना भी जरूरी है। अपनी कद्र करें और अपनी असली ताकत पहचानें। आजकल आत्मविश्वास की कमी बहुत दिखती है, खासकर शहरों में। हाँ, दिखावा ज्यादा है। खैर, क्या सलाह देते हैं इसके लिए? एक तो खुद से प्यार करना सीखें, और दूसरा अपनी 20 अच्छी बातों की लिस्ट बनाएं। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ध्यान अपनी कमजोरियों से हटकर अपनी खूबियों पर जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो अपना जंतर मंतर वाला किस्सा भी बताते हैं। हाँ, जब उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया तब उन्हें सिस्टर मारिया डोलोरेस की बात याद आई। क्या बात थी वो? तुम्हारी लड़ाई भ्रष्टाचार से है, भ्रष्ट व्यक्ति से नहीं। तुम्हारी ताकत शांत रहने में है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत रहकर सही काम करने में है। बिल्कुल। और खुद को बेहतर बनाने के लिए एक और काम करना है, फालतू बोझ हटाना। फालतू बोझ मतलब? हाँ। अतिरिक्त बोझ को हटाएं। जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे ही मन की सफाई। गुस्सा, अहंकार, झूठ, जलन, ये सब बोझ है। आइंस्टीन वाले थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह कि एक सूटकेस में क्या ले जाएंगे। हाँ, कुछ वैसा ही। क्या आप ये नेगेटिविटी साथ धोना चाहेंगे या प्यार, शांति, संतोष? ये बोझ हटेगा तभी तो मन शांत होगा। बिल्कुल, सच्ची शांति तभी मिलेगी। और शांति का रिश्तों से भी बहुत गहरा कनेक्शन है। खैर, अधूरे रिश्ते की बात करते हैं। हाँ, वो रिश्ते जिनमें कुछ अनकहा रह गया हो, जो हमें अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। उनमें क्लोजर चाहिए होता है, एक तरह का भावनात्मक समझौता। इसके लिए खैर रोल प्लेइंग का सुझाव देते हैं। रोल प्लेइंग, जैसे पिता और बेटे वाले किस्से में? हाँ, बेटा पिता बन जाए, पिता बेटा, एक दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करें। अच्छा, इससे शायद कड़वाहट कम हो। मेथड एक्टिंग जैसा कुछ। हाँ, किरदार की बैक स्टोरी समझने जैसा। रिश्तों में एक और बड़ी चीज है माफी। कड़वाहट को मिटाती है क्षमा। बिल्कुल, माफ करना असल में खुद को आजाद करना है, बदले की भावना से। बदला तो कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। गांधी जी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। माफी उस कड़वाहट को खत्म करती है। और जरूरी नहीं कि जाकर बोला जाए मैंने माफ किया। नहीं, अपने अंदर ईमानदारी से माफ कर देना ही काफी है। ये हमारी अपनी शांति के लिए है। रिश्तों में दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल है। मित्र जीवन को बेहतर बनाते हैं। हाँ, हालांकि आजकल वो पहले वाली बात कम लगती है। सामुदायिक भावना कम हो रही है। दोस्ती भी कई बार मतलब की रह जाती है। लेकिन सच्ची दोस्ती, जहां आप खुलकर बात कर सकें, वो बहुत जरूरी है, एक टॉनिक की तरह। खैर, सिस्टरहुड की भी बात करते हैं। महिलाओं का एक दूसरे को सपोर्ट करना। हाँ, वो भी बहुत कीमती है। खैर की सलाह है, किसी पुराने दोस्त को फोन करो। हाँ, बस यूं ही हालचाल पूछने के लिए। इससे तनाव कम होता है, कनेक्शन महसूस होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने रिश्तों की कद्र करना, अपने रिश्तों का महत्व पहचाने। हाँ, अक्सर इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, परिवार, दोस्त, पार्टनर। हाँ, मान लेते हैं कि ये तो है ही। वो स्टडी वाली बात भी चौंकाने वाली है। कौन सी? कि खुशहाल शादी की कीमत करीब $1 लाख सालाना इनकम जितनी खुशी देती है। सोचिए, रिश्तों को सींचना पड़ता है, तारीफ करनी पड़ती है, आभार जताना पड़ता है। बिल्कुल, रेखी के वो सिद्धांत यहाँ भी काम आते हैं। कौन से? आज के लिए जियो। हाँ, गुस्सा ना करो, चिंता ना करो, शुक्रगुजार रहो, मेहनत करो, दूसरों पर दया करो। ये सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाते हैं। सही कहा। तो आज हमने अनुपम खेर की किताब आप खुद ही बेस्ट है के जरिए कई अहम बातों पर गौर किया। खुद को जानना, भावनाओं को संभालना, नजरिया बदलना, जिंदगी में आगे बढ़ना और रिश्तों को सहेजना। हाँ, बातें शायद जानी पहचानी हो, पर खेर का अंदाज उन्हें बहुत सहज और प्रेरक बना देता है। बिल्कुल। और इस सब से एक बात और समझ आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या? कि ये जो खुद का बेस्ट वर्जन बनना है ना, ये कोई मंजिल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये शायद एक सफर है, जिंदगी भर चलने वाला। खुद को जानना, बदलने, बेहतर बनाने का, हर पल ये चुनने का कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एक दिलचस्प सोच है। मतलब ये एक प्रोसेस है, एंड पॉइंट नहीं। हाँ, तो क्यों ना आज की इस बातचीत से कोई एक छोटी सी बात लें और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हाँ, बिल्कुल, शायद वही पहला कदम हो। बिल्कुल। तो इस सफर में हमारे साथ यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये बातें आपके अपने सफर में भी कुछ काम आएंगी। तो दोस्तों,
खुद को कम समझना बंद कीजिए। जैसा कि अनुपम खेर जी कहते हैं, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, वैसे ही जिसे खुद पर भरोसा हो उसे असफलता से डर नहीं लगता। उम्मीद है द बुक पॉड की ये प्रस्तुति आपके अंदर के आत्मविश्वास को जरूर जगाएगी। अब बारी आपकी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमें बताएं कि आप हमारे साथ हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप याद दिलाना चाहते हैं कि वो खास हैं। और हाँ, अगली बुक समरी कौन सी हो, अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। और अब आज का सबसे जरूरी सवाल। इसका जवाब आपको सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दुनिया के सामने कबूल करना है। आपकी नजर में आपके व्यक्तित्व की वो कौन सी एक सबसे बड़ी खूबी है, यानी क्वालिटी है, जो आपको लगता है कि आपको बाकियों से अलग और बेस्ट बनाती है। अपनी उस खूबी को पहचानिए और कमेंट में लिखिए। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं काजल और मैं आरके मिलेंगे अगली बार एक नई किताब और नई सीख के साथ, सिर्फ द बुक पॉड पर। तब तक याद रखिए, यू आर द बेस्ट।